अच्छा जी, हाँ तो अनस बेटा, ये हमारे पास एक टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे HIV जो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यून वायरस, उसका स्ट्रक्चर। और ये है इसके कुछ साइंस और सिम्टम्स इस बीमारी के, लाइफ साइकिल है। तो बेटा ये जो वायरस आपके सामने नज़र आ रहा है, ये कौन से शेप का है? तो आपका आंसर होगा सर, स्पेरिकल। ये स्फेरिकल शेप, बिल्कुल। सर इसके पास कैप्सिड नज़र नहीं आ रही, लेबल हुई भी कैप्सिड है, बिल्कुल है। ये भी कैप्सिड अंदर की तरफ है, और कैप्सिड मिलके बनती है कैप्सोमर से, ऐसी है। जी अच्छा, जी। कैप्सिड के ऊपर ये दो मेम्ब्रेन्स क्या हैं, ये वाली और ये वाली? तो बेटा ये लिपिड मेम्ब्रेन है, यानी कि ये वाला एनवलप। वायरस एनवलप्ड वायरस है या नॉन एनवलप्ड है? तो आपका आंसर एनवलप। होगा एनवलप वायरस। और एनवलप किससे मिलके बनता है? लिपिड और प्रोटीन से। अच्छा, अगर आप एनवलप देखो तो एक लेयर ये रही, दूसरी लेयर ये रही। इनके भी नीचे कुछ डॉट्स नजर आ रहे होंगे आपको। ये आपकी बुक्स में इसकी लेबलिंग है, लेकिन पूरी नहीं है। इसको लिखा हुआ है मैट्रिक्स, जबकि इनका नाम है मैट्रिक्स प्रोटीन। तो ये क्या है? वायरस के मैट्रिक्स प्रोटीन्स। सही। और ये तकरीबन तादाद के कितने होते हैं बेटा? 15। और इन मैट्रिक्स प्रोटीन को एप्टीट्यूड में हम लोग कहते हैं क्या? इनको हम लोग कहते हैं P17। इनका नाम है P17। सही है ना? जी जी मैट्रिक्स जी। प्रोटीन का मैट्रिक्स नाम प्रो। है P17, और तादाद के कितने? 15। ठीक है ना? अच्छा, अब आ जाओ। इस वाले वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA या DNA? तो आपका आंसर होगा RNA। और RNA के कितने मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं? एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा। तो आपके पास RNA के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? दो मॉलिक्यूल्स। और DNA हो या RNA हो, उनके अंदर जीन्स होती हैं, बिल्कुल। और इन दोनों मॉलिक्यूल्स में, RNA में, टोटल कितनी जीन्स हैं? 9 जीन्स। सही है ना? सर आरएनए के 9 जीन्स है। दो RNA के मॉलिक्यूल्स हैं और उनके अंदर 9 जीन्स हैं। DNA के ठीक अंदर है। जीन्स होती है ना, इसी तरह RNA के अंदर भी जीन्स होती हैं। जी जी। DNA के एक छोटे से टुकड़े को जीन कहते हैं, सेम विद RNA। RNA के एक छोटे से टुकड़े को जीन्स कहेंगे, जिनसे आगे जाके प्रोटीन बनता है। अच्छा, ये वाला जो वायरस है, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो HIV का जो वायरस है, इसकी जो फैमिली है, इसके एतबार से ये है एक रेट्रो वायरस कैटेगरी का नाम है। रेट्रो वायरसेस कौन क्या काम करते हैं? रेट्रो वायरसेस एक प्रोसेस करते हैं, उल्टा काम करते हैं। ये वाले वायरसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है? DNA से RNA। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनेगा? RNA से DNA। डीएनए। सही। और ये काम करने के लिए इनके पास एक एंजाइम भी होता है। उस एंजाइम का नाम बहुत आसान है, आप पूरा ये छाप दो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। टेस। बस एंड में टेज लगा दो, वेरी गुड। तो ये लिखा हुआ है इसके बारे में, रेट्रो वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। HIV का जो वायरस है, यानी कि HIV जो वायरस है, ये हमारे रेड ब्लड सेल से 60 गुना छोटा है, 60 टाइम्स छोटा है। ठीक है। सही। HIV के वायरस के ऊपर ये कुछ लगे हुए होते हैं, ये क्या चीज़ें? ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है फूल जैसा, इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनता है। और इसके दो पार्ट्स हैं। ऊपर वाले पार्ट का नाम है GP120, डॉकिंग प्रोटीन। नीचे वाले डंडे का नाम है ग्रीन कलर के, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, GP41। जी। तो GP120 ऊपर वाला, GP41 नीचे फोर्टी। वाला। GP20 का नाम है डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन, नीचे वाले का नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। असल में जो जी। हमारे होस्ट, यानी कि हमारे WBC से जो अटैच करता है, वो ये वाला करता है। ये ऊपर है ना, 120। डॉक्यूमेंट। तब इसको डॉकिंग कहते हैं। डॉक करने का मतलब ही ये है कि अटैच हो जाना किसी चीज में। इस वायरस में कितने एंजाइम्स हैं? यहाँ पे सिनबोर्ड मार खा गई। इन्होंने लिखे हुए 3 हैं, जबकि बनाए हुए 2 हैं। इस वायरस में अगर आप मैट्रिक्स वैट्रिक्स सबको हटा दो, तो इस वायरस में आपको बेटा कितने एंजाइम्स नजर आ रहे हैं? इस वायरस में तीन। आपको 2 एंजाइम्स नजर आ रहे हैं, एक और एक। सही है। जबकि लेबलिंग भी सिर्फ एक की हुई हुई है, बने हुए 2 हैं। ये रहा एक, और एक ये रहा। 3 एंजाइम्स है। हम्म। बिल्कुल। कौन अच्छा, कौन ये से मेरे एंजाइम्स? पास तो तीनों हाँ, हुए हैं। बिल्कुल।
एक एंजाइम का नाम है जिसमें मैं लिख देता हूँ एंजाइम्स की तादाद कितनी है, 3। प्रोटेज हो गए। बिल्कुल। एक प्रोटीएस, रिवर्स इंटीग्रेस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बिल्कुल। और एक है आपके पास इंटीग्रेस। अभी वो लाइफ साइकिल में पता चल जाएगा कि क्या क्या फंक्शन है इसके। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का तुम्हें पता है कि ये वाला वायरस असल काम यही करेगा। ये वाला जो एचआईवी का जो वायरस है, इसमें आरएनए होता है, ये आरएनए से क्या बना देगा, डीएनए बना देगा। प्रोटीएज का ताल्लुक यानी कि कुछ ना कुछ ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा, कुछ ठीक। बड़ी चेन को छोटी चेन में तोड़ेगा। इंटीग्रेस का मतलब अभी बताया था, मिलजुल के रहना, इंटीग्रेटेड कंडीशन में रहना, मिलजुल के यानी कि बज़ाहिर मिलजुल के और अंदर ही अंदर नुकसान। अच्छा, अब आ जाओ, अगर अब इसकी लाइफ साइकिल में, इसकी लाइफ साइकिल के टोटल 7 स्टेप्स हैं। यहाँ पहले स्टेप का नाम बाइंडिंग लिखा हुआ है, नीचे पहले स्टेप का नाम अटैचमेंट है, तो एक ही चीज़ है। सही, तो टोटल आपको याद रखने कितने स्टेप्स, टोटल आपको याद रखने बेटा, टोटल इसके हैं 7 स्टेप्स। अच्छा, वैसे 5। हाँ, जर्नलाइज अगर बात करें तो 5, बिल्कुल। से अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक हो गए। तो यहाँ पे आपके पास पहला स्टेप है जिसमें वायरस जो है वो अटैच होता है हमारे सेल से। तो यहाँ पे सेल का पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, सेल का नाम होता है हेल्पर टी सेल या हेल्पर टी लिम्फोसाइट। और इसने अपना, और ये हमारे सेल्स के अंदर रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर, याद है। और इस रिसेप्टर का जी। नाम अभी हमने पढ़ा था, जिससे पहली दफा बाइंड करता है, CD4। CD4। उसके बाद फिर ये अपना जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल्स में डालेगा, फ्यूजन। वैसे इसको पेनिट्रेशन होना चाहिए था, इंजेक्शन लिख देते हैं या फ्यूजन लिख दिया, चलो। जिसमें वायरस इंजेक्ट करता है अपना आरएनए। ये वायरस खुद किस पर मुश्तमिल होता है, आरएनए पे। अब ये वाला वायरस ठीक है। साइटोप्लाज्म में, या कहीं साइटोप्लाज्म भी नहीं लिखा हुआ है, हैरानगी की बात है, तो अपने पास ऐड कर लो। थर्ड वाला जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है बेटा, साइटो, हमारे यानी कि हमारे सेल्स में, होस्ट के सेल के साइटोप्लाज्म में। ये वाला वायरस अपने इस वाले एंजाइम को इस्तेमाल करके अपने आरएनए से क्या बनाएगा, डीएनए। ये काम ऐसा क्यों करता है, ताकि ये हमारे न्यूक्लियस में एंटर हो सके या नहीं। बिल्कुल। हमारे न्यूक्लियस में एंटर होने के लिए इसको भेस बदलना है, इसको आरएनए से क्या बनना है, डीएनए। सही है ना। अब जब ये इसने अपना भेस बदल लिया, तो अब ये फोर्थ प्रोसेस का नाम क्या लिखा है बेटा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये वाला जो डीएनए बेस बदल कर आ गया, ये वाला वायरस ये हमारे न्यूक्लियस में आ गया। और उसके बाद हमारे सेल्स के यानी कि होस्ट के डीएनए के साथ मिलजुल के रहा, मिलजुल के रहता है 8 से 10 साल तक। और इस एंजाइम का नाम है इंटीग्रेस। सही है, इस एंजाइम का नाम क्या है, इंटीग्रेस। ये जो यानी दोनों, पहले अटैचमेंट हुई, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, वायरस, फिर उसने अपना RNA इंजेक्ट किया, फिर फिर अब RNA से DNA में कन्वर्ट हुआ। साइटोप्लाज्म में, फिर अब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में गया है डीएनए की शक्ल में। अब अच्छा, ये जो जो, रेप्लिकेशन का काम हुआ है, जो उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो साइटोप्लाज्म में ही। हाँ, इज नॉट रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन समझो इस प्रोसेस में होती है, फिफ्थ में। अभी इसने अपनी कोई कॉपी ये। नहीं बनाई, अभी इसने अपने आप का भेस बदला है सिर्फ। अच्छा, सही। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इसका जो, अब दो डीएनए बन गए हमारे पास, एक वायरस का डीएनए जिसने अभी भेस बदला है, और एक होता है होस्ट का डीएनए। इन दोनों डीएनए को मिला दो तो मिल जाएगा जी। प्रो वायरस। प्रो वायरस, प्रो वायरस जिस तरह प्रो फेज था ना, दो डीएनए का कॉम्बिनेशन। प्रो वायरस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जी। शरीफ डीएनए, होस्ट का डीएनए, और वायरस का डीएनए। और इस कंडीशन में ये ठीक है। वाला वायरस काफी सालों तक इनएक्टिव रह सकता है, कोई सिम्टम ज्यादा नहीं आते। और इसमें अपनी कुछ या ना होने के बराबर या बिल्कुल ही नई कॉपीज बनाएगा। असल में कॉपीज कब बनाता है, 8 से 10 साल बाद, तेजी से। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, ये इस वायरस ने अपने डीएनए से वापस क्या बनाना शुरू कर दिया, आरएनए। हाँ। अब सवाल ये है कि सर, इसकी जात तो आरएनए वाली थी, क्योंकि स्टार्ट में ये क्या था, ये इसमें खुद आरएनए था। ये सिर्फ जी कुछ देर बिल्कुल। के लिए डीएनए में कन्वर्ट हुआ था वापस। जब इसको अपनी कॉपीज बनानी है, अपने बच्चे बनाने, तो ये दोबारा डीएनए से क्या बनाएगा, आरएनए। हाँ रहे। तो जब दोबारा आरएनए बनाना था तो डीएनए में कन्वर्ट क्यों हुआ, सिर्फ होस्ट के न्यूक्लियस पे जाने के लिए। सही। और जब ये सही डीएनए था कि से, होस्ट के साथ रहा। बिल्कुल, और जब ये डीएनए से आरएनए बनाएगा तो इस प्रोसेस को तो रिवर्स नहीं कहेंगे, इस प्रोसेस को तो सिंपल क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से जब ठीक है। आरएनए बनता है तो सबसे पहले आरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए।
उस ताज़े अच्छा ताज़े है। आरएनए का नाम होता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। और इस एमआरएनए से आगे जाके एक प्रोसेस होगा जिसमें वो वाला वायरस क्या बनाएगा, अपनी बहुत सारी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की जरूरी है क्योंकि अगर आप इस वायरस को गौर से देखो, क्या इस वायरस में मैट्रिक्स था? बिल्कुल था। क्या इस जी वायरस में प्रोटीन थे? बिल्कुल थे। क्या इस वायरस में कैप्सिड था? तो कैप्सिड के लिए भी प्रोटीन चाहिए। तो वायरस जल्दी से अपने प्रोटीन वो प्रोटीन बनाएगा ताकि कैप्सिड बनाए, मैट्रिक्स बनाए। तो प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? प्रोटीन बनाने के लिए प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं, जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनता है। उस प्रोसेस को बेटा बायो में कहते हैं ट्रांसलेशन। याद है? जी। ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी होगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि टू मेक वायरल प्रोटीन्स। और अच्छा सर, डीएनए से जब आरएनए बना था तब कोई एंजाइम शामिल था? बिल्कुल, जब डीएनए से आरएनए बना था तो इसने कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया था? आरएनए पॉलीमरेज। जी। जब आरएनए से प्रोटीन बना तब कौन सा एंजाइम? कोई एंजाइम इस्तेमाल नहीं होता। आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए कोई एंजाइम नहीं चाहिए। डीएनए से आरएनए बनाने के लिए चाहिए, जिसका नाम है रिवर्स, जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तो मैं यहाँ लिख अच्छा, देता हूँ। डीएनए से आ रहा है। जी बिल्कुल। आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमर मींस बड़ा मॉलिक्यूल, एज मींस एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है? डीएनए से आरएनए। और कौन सा आरएनए बनता है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आ रहा है। अच्छा, अब जो इसने प्रोटीन बना लिया तो ये लॉन्ग चेन्स प्रोटीन बन गई या शॉर्ट चेन? तो आपकी बुक्स पे लिखा हुआ है लॉन्ग चेन्स। और जबकि ये वाला वायरस हमारे आरबीसी से भी 60 टाइम्स छोटा है, तो अब इसको बड़ी चेन को छोटी चेन में कन्वर्ट करना है, और ये काम ही करेगा अगले प्रोसेस में। और कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करेगा? प्रोटीएस। प्रोटीएस एंजाइम से क्या करेगा? प्रोटीन को कट करेगा इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, जो आपस में आगे बाद में जुड़ जाएंगे। और ये जोड़ जोड़ के वायरस के अगले बच्चे बनाने में काम आएंगे, जिसको कहते हैं प्रोगेनी। यानी शरीर को तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। समझो, अब बच्चे बनने के लिए छोटे फ्रेगमेंट चाहिए। अब छोटे फ्रेगमेंट्स आ गए, अब जल्दी जल्दी वायरस की छोटी छोटी कॉपीज बन जाएंगी, एचआईवी की। बडिंग का ठीक है। मतलब क्या है? हमारे एक सेल में तो नहीं रहेगा जिंदगी भर, उस सेल को निकलेगा, फिर बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। तो बडिंग का मतलब होता है रिलीज होना। जब नए नए कॉपीज बन जाती हैं, मेच्योर हो जाती हैं, ये वाला वायरस जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के करीब आता है, कनेक्ट। और ये छोटा सा प्रोजेक्शन उभार बनाता है। उस उभार को कहते हैं बर्ड। यानी कि ये वाला वायरस है, ये रही सेल मेम्ब्रेन। ये वाला वायरस ने अपनी कॉपीज बनाई, सेल मेम्ब्रेन के करीब आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? ये वाला वायरस सेल मेम्ब्रेन के करीब आया। सेल मेम्ब्रेन थोड़ी बाहर से जो है वो क्या हो गई? उभार का शिकार हो गई। यानी कि सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा सा उभार टाइप आ गया बाहर से। ये हाँ। उभार जाहिर कर रहा है कि इसके अंदर कौन चिपक चुका है? एचआईवी। तो इस उभार से ही एचआईवी बाहर निकल जाएगा। जब ये एचआईवी बाहर निकलेगा तो सेल मेम्ब्रेन पूरा बर्स्ट हो जाएगा, यानी कि सेल पूरा खराब हो जाएगा। तो इस ठीक उभार है। को कहते हैं बर्ड। प्रोसेस का नाम है बर्डिंग। कितने ठीक है। निकलते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अच्छे खासे निकलेंगे। तादाद एग्जैक्ट तो अननोन है अभी तक। चलिए, जो इसके ग्लाइकोप्रोटीन के होते हैं, स्पाइक्स, स्पाइक, हाँ हाँ। इनकी कितनी वो होते हैं, क्वांटिटी? बेटा ग्लाइकोप्रोटीन के जो स्पाइक्स होते हैं ये 72 होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन के जो स्पाइक्स हैं उनकी तादाद केपी के बोर्ड में लिखी हुई है 72। ठीक है। सही, 72। सही है ना? अब ये इस जी जी। पैराग्राफ में वही बात लिखी जो हमने पढ़ी कि ये इसी सेल को ही क्यों अटैक करता है, वही ग्लाइकोप्रोटीन। वही हमारे जो टी सेल्स होते हैं उनके पास खास रिसेप्टर होते हैं। और वो रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन के ही बने हुए रहते हैं। और यहाँ पर्टिकुलरली एचआईवी हमारे कौन से सेल को टारगेट करता है? हेल्पर टी सेल। तो ये इतना मसला नहीं है, वही बात लिखी हुई बार बार। अगली जो बात है उसमें लिखा हुआ है सिम्टम्स। सिम्टम्स में बेटा 6 वीक्स स्टार्ट होता है, यानी कि ये छोटे छोटे सिम्टम्स जब आना शुरू करते हैं, फीवर, फ्लू, हेडेक, तो विद इन 6 वीक्स आते हैं। उसके बाद ये वाला वायरस लंबा गैप लेता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि सिम्टम लेस। और ये 10 साल तक जो है वो बहुत हल्के सिम्टम्स या ना होने के बराबर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें नेक का स्वेलो जाना, हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स का स्वेलो जाना, जो बगल में या गर्दन में जो होते हैं। और ये कोई बड़े सिम्टम नहीं है, अलामात नहीं है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर 10 साल बाद जो है वो क्या क्या आनी शुरू होती है? इंसान को टीबी हो सकता है, इंसान को निमोनिया हो जाता है,
इंसान को स्किन का कैंसर हो जाता है जिसको कैपोसी सार्कोमा कहते हैं। सही, ठीक है। कैपोसी सार्कोमा स्किन का कैंसर है, यहाँ स्किन लिख देना कैंसर से पहले। वेट लॉस होता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, डायरिया है, सेप्टिसीमिया है। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है ब्लड पॉइजनिंग। आप किसी को ब्लड देने के काबिल नहीं बचे, वायरस का खुद का भी नाम पॉइजन होता है ना। और डिमेंशिया हो जाता है जिसको कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। न्यूज बोर्ड में जो उसकी मेडिसिन लिखी हुई ना बेटा, वो तीन लिखी हुई है, और ये एक मिस्टेक हो गई, तीन तो हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव मेडिसिन है ना, उसका नाम ही नहीं है, वो नाम पुरानी सिंह बोर्ड में है। यानी कि जी, द मोस्ट, एजिडोथाइम। बिल्कुल द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर एड्स, कुछ ए कुछ तो जेड याद टी, भी आ रहा है, चलो शुरू। एजिडोथाइमिडीन। या बल्कि इसको जो बुक की लाइन है, द बेस्ट नोन ड्रग फॉर एड्स, ये लाइन है बकायदा सिंह बोर्ड की पुरानी। बाकी ये वाली भी सही है। इस वायरस का कोई क्योर नहीं है, सिर्फ तबीयत खराब होने से बचाया जा सकता है। और टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट अच्छा लिखा हुआ है, दो किस्म के टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट और दूसरे का नाम है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। और जो इलाज होता है, उस इलाज का नाम क्या है? उस इलाज का नाम ये है ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी का मतलब होता है अपोजिट। अगर इस वायरस को थर्ड स्टेप पे रोक दिया जाए, यानी कि ये अगर भेज ना बदले, तो ये कुछ हद तक बचाया जा सकता है इंसान को। लेकिन ऐसा तो सर, ये तो फिर ये तो क्योर हो गया। असल में क्योर इसलिए नहीं कि ये वायरस जब आते हैं तो शुरू में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो इंसान को पता ही नहीं लगता। जब इसको ये जाता है ट्रीटमेंट करवाने, तो कितना भी हाई फाई ट्रीटमेंट हो, तब तक ये वाला वायरस अपनी बहुत सारी कॉपीज बना चुका होता है। ठीक है। तो एंटी सर रेट यानी सर ये बिल्कुल भी समझने ना होने का चांस है। हाँ बेटा, ये बिल्कुल, क्योंकि इसमें अभी तक कोई इसका क्योर ही नहीं है ना, मसला ये इसमें डेथ सर रेशो। वैसे ये पकड़ा कब जाता है, यानी कितने अरसे बाद ही यार ये नॉर्मलिटी अगर जैसी पर्सन चीज? का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो ये 2-3 साल के अंदर ही। और अगर एवरेज है, बिल्कुल दरमियाना है, मुनासिब है, तो ये तकरीबन 6-7 साल में पता चल जाता है इसको। और फिर उसकी बिरयानी कब होगी? मतलब HIV पॉजिटिव तो वो होगा, उसको ये तो पता होगा, लेकिन एड्स नहीं होगा। अब ये क्या बात बोल दी मैंने कि HIV पॉजिटिव एड्स नहीं है? तो याद रखना, जी। HIV अगर किसी को पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ठीक है उसको HIV है उसकी बॉडी में, लेकिन HIV इज द लास्ट इन्फेक्शन ऑफ एड्स। माई मिस्टेक, उल्टा बोल दिया, एड्स इज द लास्ट इन्फेक्शन ऑफ HIV। याद रखना है, एड्स इज द लास्ट इन्फेक्शन फॉर HIV, ऑफ HIV। यानी कि HIV हो तो गया है, सिम्टम्स तो आ रहे हैं, लेकिन एड्स आने आने तक उसको बहुत टाइम लग सकता है, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि शुरू में उसको फौरन नहीं बोलेंगे उसको एड्स वगैरह हो गए। और एड्स की 3 स्टेजेस होती हैं बेटा, फेडरल बोर्ड में लिखी हुई है। एड्स की कितनी स्टेजेस है? ठीक। 3 स्टेजेस है, बिल्कुल। पहली स्टेज का नाम एसिम्प्टोनिक कैरियर, एसिम्प्टोनिक कैरियर, जिसका मतलब है सिम्टम लेस तकरीबन। दूसरी स्टेज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ARC कहते हैं इसको, यानी कि जिसमें आपको क्या क्या मसले मसाइल हो रहे थे? इसमें आपको मसले मसाइल हो रहे थे और नेक में स्वेलिंग, लिम्फेटिक ग्लैंड्स में स्वेलिंग, थोड़ा निमोनिया वगैरह हो गया। थर्ड स्टेज जिसमें, जिसको कह सकते हैं यार ये है ऐसी, जिसमें अब एड्स आ चुका है इसकी बॉडी में, यानी कि एड्स की तमाम अलामात आ गई हैं, फुल ब्लोन एड्स। इसमें इसको कैंसर्स वगैरह होते हैं, डिमेंशिया होता है। सबसे खतरनाक स्टेज है 3 वाली, C वाली। फिर वैसे एक एक करके होती है? क्या चीज? एक एक करके स्टेजेस बनती है? हाँ ये है। अच्छा, एड्स में ना अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी बहुत हो जाते हैं, ये लिखा था। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब है वो इन्फेक्शंस जो आपके इर्द गिर्द होते हैं हर दफा 24 घंटे। मौका देख के मिलते हैं। आपको उनसे कुछ होता नहीं, क्योंकि हम सबके पास इम्यून सिस्टम है ना। इसमें नन्हे नन्हे से इन्फेक्शन भी आपके लिए बहुत वबाल बन जाते हैं, और इसका कोई अभी तक कोई क्योर नहीं है। बाकी ट्रांसमिशन तो खैर इतनी पूछी नहीं जाती है। बस एक याद रखना, जब मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर होता है प्लेसेंटा के जरिए से, या मिल्क पिलाने के जरिए से, या प्रेगनेंसी के जरिए से, तो मदर से चाइल्ड या जो ट्रांसमिशन होती है, यानी कि इंसानों में जो ट्रांसमिशन चलती है, स्पेशली इंसानों में कौन सी ट्रांसमिशन? मदर टू चाइल्ड। इस ट्रांसमिशन को हम लोग बायो में कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है।
और जो प्लांट्स पे चलती है कि एक पौधा लेफ्ट पर है, एक पौधा राइट पर है, लेफ्ट से राइट को हो गया या राइट से लेफ्ट को हो गया, तो प्लांट्स पे जो चलती है वो हॉरिजॉन्टल है। जो एनिमल्स में होती है स्पेशली मदर टू चाइल्ड, वो चलती है वर्टिकल ट्रांसमिशन। सही है ना? डन। जी जी। ये हो गया आपके पास। और आपका अल्लाह भला करे। बस एक काम करना बेटा, तुम विरोइड्स और पिरायॉन्स पढ़ लेना, बाकी ये वाला चार्ट में सिर्फ तुमने वायरस के नाम रट्टा मारने। ये वाला टॉपिक प्रायॉन्स और विरोइड्स पढ़ लेना, तुम्हारा कल की क्लास में ही 10-15 मिनट का टॉपिक है, तो ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, जरा अपने पास शेड्यूल देख के मुझे तुम बता देना, मैं भी देख लेता हूँ वैसे शेड्यूल। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास एंजाइम्स है, बिल्कुल। हमारे पास वो नेक्स्ट तो चैप्टर है एंजाइम्स। वन शॉट है। ठीक है। एंजाइम्स वन शॉट, हाँ आप कह सकते हो बिल्कुल। उसके बाद ये भी अच्छा है, गैसेस एक्सचेंज। सही। मेरी मानो तो जो है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया, फिर वेडनेसडे से संडे काफी लंबा गैप हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास मंडे को। बीच में अगर संडे को फ्री होते हो तो संडे को देख लो। जी जी जी, नो इशू। मतलब तुम्हारी आसानी के लिए कह रहा हूँ, अच्छा हो जाएगा पता है। ये है, सही है ना? डन है। जी जी जी। इंशाल्लाह बस फिर अब कल मुलाकात होती है। कल मेरी क्लास है 7:45 से 8:30, तो घर आते आते वही 10 साढ़े 10। इंशाल्लाह फिर 11 बजे तक लिंक भेज दूंगा। जी ये ठीक है। सही है ना? सर आप डे के अंदर कब फ्री होता है? यार दिन में अनस 2:30 बजे तो कोचिंग के लिए निकल जाता हूँ यार। तो और मैं उठता ही फिर 12-1 बजे हूँ आजकल ना। ये नींद अच्छा थोड़ा अच्छा। सा लेता हूँ सुबह ना, क्योंकि वो गर्मी इतनी होती है यार। नींद नहीं आती ज्यादा, बिल्कुल। तो इसलिए ये मसला है सुबह का ना, सुबह समझो तो एक्टिव नहीं रहता। ये वाला टाइम थोड़ा सही है, तो इसलिए बस। सर अभी आप कौन कौन सी कोचिंग जा रहे हैं? बस बेटा अभी तो मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, और ये बस एक कोचिंग है, वहाँ जाता हूँ पढ़ाने। तो बस ये है। तो अभी मैं सब ज्यादातर ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, यूट्यूब चैनल पे वर्किंग करता हूँ, एमबीबीएस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ज्यादातर ऑनलाइन है। और कुछ यूट्यूब चैनल से जो है वो बच्चे मिले, उनके घर जाके पढ़ाता हूँ, तो इस तरह है। तो बस वो क्या ट्रैवलिंग। यूट्यूब पे आपकी मोनेटाइजेशन होगी? नहीं यार, अभी कहाँ ना, मोनेटाइजेशन नहीं हुई अभी। वॉच टावर्स 4,000 में से समझो अभी 1,000 हुए हैं, अभी और बनाने। और सब्सक्राइबर से चलो 1,000 से ऊपर हो गए, वो तो मसला नहीं है। तो बस वॉच टावर्स पे इंशाल्लाह काम वो करना हो है जाएगा। इंशाल्लाह। तो यही काम, ये पता है इस पे बताऊँ क्या है ना, इस पे ये है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है कि रोज आना वीडियोस बनाओ ना आप। अब हम रोज आने वाले बंदे नहीं हैं। अब आज नहीं बना पाया मैं, थक गया। तो अब ये सर होता है। आप वीक में 2 या 3 डाल लें, बस ये हाँ, कहना है। अब मैं वन शॉट ही मैं कोशिश करें एप्टीट्यूड के लिए डालूं। तो बस ये है। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ, एक मैंने डाली थी ए सेलुलर लाइफ की वीडियो, तो अब मैं और मजीद ना वन शॉट वीडियो सोच रहा हूँ डालूं। किसी का भला हो जाएगा यार, अब हर बच्चा ऑनलाइन नहीं मैनेज कर पाता। पैसों के अलावा जी। भी मतलब मॉनिटर वो नहीं है, लैपटॉप वगैरह नहीं है, नेट का मसला है। तो इसलिए बस सोच रहा हूँ अब ये करूँ इंशाल्लाह। सर मुझसे आपसे कुछ ना, मेरे पास डाउन ग्रेड्स है, बिल्कुल। लेकिन वो है नई वाली। बिल्कुल सही है। उसके अंदर चैप्टर वाइज नहीं है। चैप्टर वाइज चंदा नहीं मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको किप्स पे मिलेगा। तो किप्स की प्रैक्टिस बुक अगर है तो अच्छी बात है। नहीं है, किप्स नहीं है। लेकिन चैप्टर वाइज ना भी हो तो मसला नहीं, जब तुमने पूरी तैयारी कर ली है, तो या जैसे तुम मेरे साथ साथ बायो पढ़ रहे हो और जैसे भी पढ़ रहे हो, तो तुम्हें जहाँ तुम्हारी मतलब का एमसीक्यू मिले तुम सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि मैं यही चाह रहा था, जैसे मैंने अभी आज ऐसे लाइफ कंप्लीट करना है, मैं कल डे के अंदर इसके सारे एमसीक्यू सॉल्व करूँ, पास पेपर्स हो गए, और सब एक डाउ मिनट, ग्रेड्स वगैरह हो गए। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, देखो तुम्हारा दिल अभी खुश हो जाएगा। एमसीक्यूज, डॉगर्स, ये देखो मेरे पास डाउ ग्रेड्स का वो वर्जन है, जो पुराना वर्जन है, उस पर चैप्टर वाइज है। और बोलो, सही इसमें जो तुम्हारे मतलब के, मैं तुम्हें पूरा पीडीएफ भेज देता हूँ। सही, ये जी इसमें सर चैप्टर ये। वाइज है, उसकी आंसर की भी है। सही, इसमें कुछ पुरानी बुक की भी मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं है। अब जैसे वायरसेस, ये वायरस का है, और ये पूरा कंपाइल हुआ है 1998 से 2020 तक का। फर्स्ट ईयर भी है, सेकेंड ईयर भी है, सारे चैप्टर्स हैं। अब बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, ये डीएमसी में आया था, डाउ मेडिकल में 2011 में। बैक्टीरियोफेज वायरस के पास सिर्फ क्या होता है, तो आपका आंसर होगा आ रहे हैं। डीएनए एंड प्रोटीन। सही है। प्रोटीन तो होता है उसके पास, कैप्सिड होता है, तो डीएनए। समझ गए? कुछ जी आंसर जी की में जी। मिस्टेक है, कुछ सवालों में है, लेकिन कुछ है, ज्यादा नहीं है। तो इस तरह करो, मजा आएगा। मैं इसको भी सॉल्व करना सोच रहा हूँ, और इसकी मैं वीडियो बनाऊं, यूट्यूब चैनल पर डालूं, पूरी डाउग्रेड सॉल्व कर दूं, मजा आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, या लम्स LUMHS में आया हुआ है, लियाकत में, NTS में आया हुआ है, लियारी में आया हुआ है, यूनिवर्सिटी में 2013 में, ऑल वायरसेस कैरी डीएनए, कैरी RNA, लैक प्रोटीन, कैन नॉट प्रोड्यूस
आउटसाइड द सेल। देखो सारे वायरसेस में, हर वायरस में तो डीएनए नहीं है ना, कुछ में आरएनए भी है। तो ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, तमाम वायरसेस में कैप्सिड होता है। सही, तो यहाँ लिखा हुआ है लैक प्रोटीन। कैप्सिड मिलके बनता है प्रोटीन से, तो क्या लिखा हुआ है? हर वायरसेस की कहना। कॉमन चीज क्या होती है कि वो अपने होस्ट के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। समझे ना सब? भेज दो जी पीडीएफ। जी जी। अच्छा है ना? जी सर, ये वाला भेज दें। और जैसे मैं ये तो चाह रहा हूँ, जैसे मैं जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ मैं उसी के रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करूँ। जब मैं मेरे पास पीडीएफ मकसद। क्या तुम्हें तब का भेजा भाई? बहुत पुराना है, मैं दोबारा भेज देता हूँ, मसला नहीं, ये तो बहुत पुराना पीडीएफ है, टेंशन नहीं है। मैं नहीं, तुम्हें मैंने सिर्फ फोन चेंज करा था ना, तो उसमें से। हाँ नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें अभी भेज देता हूँ एक मिनट। ये है। इस साल मेरा मैंने इतना बड़ा ब्लेंडर मारा था, क्या हुआ? बहुत बड़ा। यानी एमडी कैट कर लिया, एमडी कैट पहला वाला हो गया, फिर उसके बाद रिकंडक्ट हो गया। सही है। रिकंडक्ट के अंदर आए मेरे 130। हाँ अब तो बताया था तुमने। सही है, अब वो आ गए, अब मैंने अप्लाई ही नहीं करा। है? मैंने लम्स की साइट पे अप्लाई ही नहीं करा। नहीं यार। जी, मेरे साथ ब्लेंडर ये हुआ, मैंने घर वालों को जैसे तैसे मैनेज करा है इस साल। क्योंकि मुझे देखिए, अब सर इतने शाम से मैं कांटेक्ट में था ना आपके सही डीमेट्रिक्स पे। तो सही। उन्होंने मुझे यानी बिल्कुल भी बताया नहीं कि क्या आपने प्रोसीजर वगैरह करने ना। क्योंकि मैं पढ़ता एप्टीट्यूड वहीं से रहा था। अब सही दोस्त वगैरह भी नहीं है कोई मेरे जो इसमें हम एमबीडी कैट वगैरह कर रहे हो। मैं खुद ही तब मुझे पता ही नहीं, और खानदान में भी नहीं किसी ने करा हुआ। अब जब हाँ। पता चला कि लम्स की लियाकत की साइड पे डालने का, मैंने बोला लो वही हो गया। तो उसकी वजह से भी पूरा साल गया। वरना क्या 130 पे कुछ तो प्राइवेट तो हो ही जाता। बात या कर फिर रहे उसके ऊपर। हो अनस, तो नम्स का कह रहे हो ना? जी जी जी। नम्स में तो वैसे ही तो पता है ना, इतना वो कहाँ पूछते हैं ज्यादा कराची वालों को यार। लम्स नहीं, लम्स किस में आया, लियाकत मेडिकल पे। अच्छा उसके लम्स, अंदर जाके लम्स कह रहे हो? अच्छा लम्स, हाँ लम्स में हो सकता था, तुम्हारा बासानी हो सकता था। हाय हाय। ये इतना फिर बड़ा ब्लेंडर तब 2024 का, गया बस उससे बड़ी मुश्किल से बाहर आया। सही। ओ भाई तुम यार, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, अल्लाह के बंदे कि चलो अब कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, खैर है उस पे पर। उस ये सारा मैंने जो भी होते चले बेहतरी के लिए हाँ। होता है। लेकिन सर, जिससे पूरा काम साल पड़ा, जिसको सब कुछ दिया, आपको पता है मैंने पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 महीना पढ़ने के 25,000 पे करे थे। क्या बोलूं यार, तभी तो मैंने भी छोड़ दिया भाई। तुम ये वाली बात करते हाँ। हो, मतलब अब मैं क्या बोलूं अब छोड़ो यार, अब ये बात हो जाएगी, छोड़ो बस। अल्लाह ताला मामलात आसान करे बस यार, लोगों को हिदायत दे। ये नहीं होता है ना आजकल, टीचर्स जो है वो अच्छे से गाइड कहाँ करते हैं, बस पढ़ाया चलेगा अपनी तनख्वाह लेके। बस ये होता है, एक दफा करो ना, कोई एक बात मिनट, नहीं। एक मिनट। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो सकती है। तुम्हारी स्क्रीन अनस, मुझे तुम्हारी स्क्रीन शेयर नहीं, तुम्हारी स्क्रीन नहीं आ रही। अरे खैर हो गया अनस यार। ओए ओए, क्या बोले अब? एक चीज दिखानी थी वरना आपको। यानी आपको याद होगा कि शायद मैंने आपसे एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे। हाँ हाँ बिल्कुल अनस, हाँ बिल्कुल। हाँ, वो मेरे पास पेपर लीक आ गया था। सही तो है। मैंने बोला सर को भेज देता हूँ सुबह ही सुबह। हाँ हाँ। आप उठे हुए, आपने सॉल्व करके दे दिया। मैंने इसी तरीके से आए थे केमिस्ट्री केमिस्ट्री के। के। सही है। मैंने सर को भेजे, आज तक वो सीन ही नहीं हुए हैं। माशाल्लाह। यही तो और सर बस। सर एनी टाइम एक्टिव रहते हैं। और बताओ। स्टेटस अपडेट कर रहे होते हैं। अब क्या मेरा दिल चाहेगा उनसे बात करने का बीच में। हाँ, उनका अपने काम के लिए जरूर कॉल आई थी कि आज जो मेटीरियल्स के अंदर ये 5 to 8 पढ़ा लो और 9 पर आ लो आके। मैंने कहा, सर मेरा मूड नहीं है। यही तो। हालांकि ऑलरेडी तुम जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था, जब तुम आए थे, तुम ऑलरेडी, तुम्हें ये वाली बातें बुरी लगी हुई थी, याद है? तुमने कहा था। उसके बाद इन्होंने दोबारा वही सेम किया। तो ये मोमिन जो है बेटा, वो एक जगह से दो दफा जो है वो फिर धोखा नहीं खा सकता, या नहीं खाना चाहिए। तो ये सेकंड टाइम अब तुमने मुझे नहीं, सेम चीज और दिखाई ये है। जब सारा इनको ब्लेंडर वगैरह बताया, तो सर ने मुझे यही बोला कि तुम जो है वापस आ जाओ टिकट पढ़ने। मैंने बोला सर, जिस इदारे ने पहले ही मुझे नहीं संभाला, जो नहीं बताया, कुछ गाइड नहीं करा, मैं फिर क्या बताऊँ, आप क्या बोलूँ क्या। हाँ
कैसे मेरा दिल वापस मानेगा। वही बात है। वो याद है हमारी क्लास की वो जो थी, सब स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स बेचारी, तो वो जी भी जी। यही शिकायत करती थी कि बस मसले मसाइल हैं सर। सर उन्होंने तो जब भी पहले से पढ़ा हुआ था कि यानी जो भी पढ़ा रहा था पहले, आपसे पहले भी, तुमने नहीं तो पढ़ा उन्होंने था, तो हाँ। जब भी पढ़ा हुआ था, लेकिन मैं तो आया यानी आपके साथ ही था। हाँ तो मेरे साथ, ओके, हाँ याद है मुझे बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं यार, अब क्या बोल सकते हैं अब। अल्लाह करे इस दफा तुम्हारा कुछ अच्छा मामला हो जाए यार। क्या पता अल्लाह ताला ने वो छोटा धचका दिया हो, और क्या पता तुम इस दफा क्लियर हो जाओ, नसीब में हो। यानी बिल्कुल, यानी सर वो टाइम ऐसा था, बिल्कुल ही बहुत मुश्किल हो गए थे। यानी मैं तो चलो जब भी रिकवर हो गया था, 1 डेढ़ 2 महीने ही, लेकिन मम्मा नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हाय मैं हाय। बहुत बड़ा ब्लेंडर मारा था मैंने, कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरा साल जाया करा। उसी के चक्कर के अंदर फिर अब मैंने फिर इनको काफी कन्विंस करा तुम तो कि काफी नहीं। टाइम टाइम तक मुझे याद पड़ता है, मतलब व्हाट्सएप पे भी ज्यादा एक्टिव नहीं थे, कम बातचीत हो पाती थी। सही बात है, बंदा मैं यार। बिल्कुल मैंने फोन यूज करना छोड़ दिया था। हाँ। यानी फिर मुझे पापा ने ही बोला कि नहीं नहीं, तुम बिल्कुल वो नहीं हो, तुम अगेन करो, कोई नीड नहीं है तुम्हें इतना वो होने की, तुम खो बताओ जाएगा, यार, 1 साल है, तुम्हारी कौन सी सोचो एज नहीं तुम है, तुम लड़के बीस हो पच्चीस और साल ये के हो गए। वाली बात कर रहे हो, सोचो बेचारी लड़कियों पे भी क्या बीतती होगी ना, अगर कुछ इस तरह हो जाए। उनको तो वैसे ही तो प्रेशर होता है बेचारियों को, ये भी है ना एक मसला। लड़कों का भी है नो डाउट, लेकिन यकीन करो बहुत टफ सिचुएशन होती है भाई लड़कियों के लिए भी। अब आपको खुद पता है कि यहाँ पे क्या हालात है पाकिस्तान के, बहुत क्या यहाँ पे बिल्कुल जॉब्स का क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, यहाँ क्या भाई। सैलरी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाय हाय अनस, लेकिन ना उम्मीद नहीं हो। तुम अपना बेस्ट दो, और बस ये है कि तुम अब इस दफा कुछ भी करके देखो, प्राइवेट में हो गवर्नमेंट में हो, बस इंशाल्लाह बस एमबीबीएस का बनाओ दिमाग बस, इंशाल्लाह। मेरा एमबीबीएस के लिए मुझे बीडीएस में इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मेरे खानदान में एक भी लोग हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही नल नल ही हैं, समझ लें। सही, एमबीबीएस का है ना इंशाल्लाह तुम्हारा, बस। मैं नहीं करूंगा बीडीएस पे। तो अनस मेरी जान, तुम्हें बस फिर रात दिन एक करना है अपना। तुमने अपने खाने पीने के अलावा और कोई बाहर की एक्टिविटीज मतलब बहुत कम कर देनी है। तुमने रात दिन एक करना है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने पढ़ा लिया अभी तुम रिलैक्स होकर रिलैक्स हो जाओ 15-20 मिनट, लेकिन तुम फिर इस वाली लाइफ के जो नेक्स्ट चैप्टर एग्जाम्स, इसका देख लो। अब तुम्हारे सामने एक मैंने वेबसाइट खोली है, मुझे नहीं पता स्क्रीन नहीं, शेयर हो रहा मैं है। आजकल, जी जी, हो रहा है हो रहा है हो रहा हो है। रहा है तो ये देखो, ये वेबसाइट बहुत प्यारी है यार, इसको हटाओ, ये ऐड आ गया। wise.com। अब यकीन करो, मैं तो तुम्हें ये मतलब मीटिंग एंड करके मैं थोड़ा फ्रेश हूँगा, हिम्मत करके इशा पढ़ के मैं दोबारा इस पर आऊँगा। तो हम टीचर्स भी मतलब नए से नए उस पर लगे रहते हैं, स्पेशली मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं नए से नए मटेरियल और जगहों से देखता रहूँ। समझ गए? तो हालांकि हम पे कोई लाइबिलिटी नहीं है ना, मैं थोड़ी जवाब दूँ कि मुझे टेस्ट देना है इन शॉर्ट। लेकिन ये है कि अपना हर दिन अपना पिछले से क्या बनाओ, आप अच्छा बनाओ। तो बेहतर अब बात। मैं भी तुम्हें ये कहूंगा कि तुम ना मतलब अब तुम कहो कि सर आपके पास तो चलो टाइम है, इतने वेबसाइट्स और ये पीडीएफ, तो भाई कोई मसला नहीं, आपके पास ही मेरा लेक्चर है पूरा। आप गोल की पी जाओ, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पूरी, पंजाब वगैरह बोर्ड। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये देखो, एंजाइम्स चैप्टर। तुम अगर ये कह रहे हो कि सर खैर हो गए सिंध बोर्ड से कर लूंगा, नहीं भाई। सिंध बोर्ड से अगर आपको कमांड है, आप फेडरल का पीडीएफ मुझसे मांगो। फेडरल में एंजाइम्स क्या जबरदस्त दिया हुआ है। तो मतलब यू हैव टू कीप ऑन स्टडिंग 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 की पॉइंट्स, वो अपना स्टिकी नोट्स, मेमोराइजेशन बहुत रात दिन नहीं करनी, क्योंकि एमबीबीएस को ख्वाब है तुम्हारा। ये देखो उसके एंजाइम्स चैप्टर इसमें होगा, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत बहुत ज़बरदस्त है। इतना याद है कि अच्छा है बहुत, पहला चैप्टर सेल है। तो ये है, जब इसको कर लो तो फिर पंजाब बोर्ड पर आओ। यानी कि तुम्हारा पूरा दिन इस तरह आराम से गुजर जाएगा, इतनी उसमें बिजी उसमें शेड्यूल में तुम कहोगे सर वाकई यार बहुत कुछ है अभी तो जो पढ़ा ही नहीं है। समझ गए ना? जी नहीं, मैंने इस तरीके से करा हुआ था, जैसे बायो के साथ मैं अपना आपको टाइम टेबल शेयर करूंगा हाँ हाँ। कि बायो के साथ मैं पढ़ रहा था लॉजिकल रीजनिंग हाँ और या सही फिर है। इंग्लिश वगैरह, सही है। थोड़ा हल्का, और सही है। केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह पढ़ रहा था। ये मैंने अपना शेड्यूल करा हुआ था। ठीक है। सही है। मैं आपको भेजता हूँ, बस ये है नहीं नहीं, तो। खैर है। शेड्यूल फॉलो हो जाए अनस, मेन चीज क्या है, फॉलो हो जाए बस। हाँ, मैंने थोड़ा हल्का जब भी बनाया कि हाथ के मैं खुद कर पाऊँ, वरना फिर उसका स्ट्रेस अलग आता है कि ये भी फॉलो नहीं कर पाए, क्या हाँ कर रहा हूँ। हाँ, ये यही मैडम रितु ये कहती थी कि शेड्यूल बनाने वाले बस बनो, हाँ, अगर ऋतु रतेवाल बहुत याद है। देखा है मैंने बीच में हाँ उनको। अगर नहीं अगर नहीं फॉलो हुआ तो
डिप्रेशन पे डबल हो जाता है। तो बस बना सकते हो तो बनाओ, और बना रहे हो तो बस फिर उसको अच्छे से फॉलो करो। ये बात है सारी। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हो जी। जाएगा। अभी नई वेबसाइट कौन सी आ गई मार्केट में, इनसाइड एमडी कैट। असद साहब ने बनाए नोट्स, जोइन अरशद। देखते हैं भाई। आय हाय, ग्रुप 1। ये बहुत पुराने पुराने लग रहे हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, नहीं नहीं अच्छे हैं, ये अच्छा दिया हुआ है। क्लोरोफिल ए, अरे बहुत आला। ये हो गया। कैरोटीनॉइड, बस सही। न्यूज़ इन बोर्ड की रेंजेस भी दी हुई हैं। ये अच्छी वेबसाइट है यार, गुड। छे। तो ये होता है ना बस, ये समंदर है भाई। कितना हम लोग करें बस, हालांकि ऑलरेडी कितने सारे बोर्ड्स पढ़ लिए, लेकिन अभी भी आई जस्ट कीप ऑन सर्चिंग कि अच्छा सा और अच्छा मिल जाए। मैं नोट्स किसी के छापता नहीं, बनाता खुद अपने ही हूँ। लेकिन मैं बहुत सारों के देख के, उनका कोई अच्छा पॉइंट लगा तो उसको मैं फिर डायरी वायरी में लिख के इस तरह। तो बहुत मेहनत होती है पूरे नोट्स मेकिंग में ना। सर आपने पूछा था किसी से कि आपका बिल्कुल, मैंने केमिस्ट्री और तुम्हारी फिजिक्स? बात पूछ ली पहले, तो मुझे याद नहीं आ रहा था यार अनस ने क्या बोला था, उतनी देर में याद आया। फिर मैंने एक स्टूडेंट को कह दिया है, वो कह रहा था सर मैं आपको कल तक बना के दे दूंगा। बायो और सॉरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो जो टॉपिक्स न्यू ऐड हुए हैं, राइट। जी। तुम्हारे पास पीएमसी का सिलेबस है जी। अभी जो आया सर ना? मुझे उसको कवर करना बता दें, कैसे उसको देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर सब टॉपिक्स लिखे हुए होते हैं, लर्निंग नहीं लिखी नहीं हुई बेटा, होती जो है। इसमें टॉप चैप्टर्स है ना, बस उनको पूरा घोल के पी जाओ। और पीएमसी का जो टॉपिक सिलेबस है इसमें, तो यकीन मानो, वो जो चैप्टर है बायोएनर्जेटिक्स, उसमें सिर्फ एक टॉपिक दिया हुआ है, रेस्पिरेशन। अब बच्चा जो है वो लाइट रिएक्शन भी छोड़ देगा, फोटोसिंथेसिस भी छोड़ देगा, तो प्लीज ये नहीं करना। बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तुम पूरे पूरे चैप्टर्स करो, स्पेशली बायो में। अच्छा, बस और जो, नेम दिया हुआ है वो चैप्टर का। बिल्कुल, और जो चैप्टर है ही नहीं वो अभी जरा छोड़ दो। क्योंकि अगर आप इनके सिलेबस पे रहे तो ये तो पूरा एक करप्शन से भरपूर एक इदारा है, जो कि कुछ भी नहीं है इनको बच्चों से गर्ज। तो आप वहां जाके फिर आप रिग्रेट ना करो। तो ये है इसलिए क्या। सही, जैसे किंगडम एनीमिलिया हटा दिया, बताओ, इतनी मेहनत से याद हाँ, करा था मैंने। बताओ। है किंगडम मैंने मिली हटा दिया? मैंने देखा जी, नहीं। किंगडम अच्छा, किंगडम एनीमिलिया है ही नहीं। हाय। किंगडम मैंने मिली हटा दिया, चलो। सही, थैंक यू बता दिया यार, मैंने अभी तक सही से देखा ही नहीं है वो। अच्छा, ऐसे भी नोट्स होते हैं कोई? ये कैसे हैं यार? इन्होंने, मैडम ने स्लाइड में दिए हुए। देखते हैं एक नजर। अनस देख रहे हो तो मेरे साथ साथ ना? जी जी जी, मैं देख रहा हूँ, मैं नियर उस वाली पीर। वेबसाइट पे था जो इससे पहले वाली ना हम दिखा रहे थे। वाइस गॉड तो जबरदस्त है भाई, वाइस गॉड जी। सबसे बेस्ट है ये वाली। यहाँ पे मुझे एक पसंद आया है। ये वैक कुछ करके है। वैक बायोलॉजी पीडीएफ, अभी मैं ये देखूंगा इस पे। इनके लिंक नहीं देते ना ये लोग, ये देखो यही मसला है इनका। देखो कहाँ है लिंक है इसका। बोलते हैं ऐसा है कि होगा, देखते हैं, चलो अल्लाह करे। और ये मैडम क्या कह रही हैं? नियर पीर जो है वो अच्छा है। नियर पीर एक जमाने में मकसद का अब्बू था। मकसद तो कुछ नहीं इसके आगे, लेकिन नियर पीर का डाउनफॉल हो गया। आए हाय, इन्होंने देखा, सिर्फ एमसीक्यूज दिए। चलो, कोई बात नहीं। इन्होंने पीएमसी का पुराना सिलेबस डाला हुआ है। इन्होंने स्टूडेंट्स के ग्रेड भी डाले हुए हैं यार। नहीं नहीं, इतना नहीं। हर टॉपिक की एक्यूरेसी और डिफिकल्टी लेवल, नहीं नहीं। एमसीक्यूज पकड़ लो यहाँ से, मसला नहीं है। बाकी छोड़ दो। सर इसका लीव्स वगैरह भी तो मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि ये हटा दिया यार, शायद, मॉडरेट आ, वगैरह जो थे। बेटा मॉडरेट है, अब थोड़ा हार्ड लेवल है ये है। अच्छा, नियर बीआरपी कितना अजीब सा है, इसकी थ्योरी दे दी तो उसकी भी थ्योरी दे देते थोड़ी सी। नहीं नहीं, इस दफा बेटा मॉडरेट और थोड़ा हार्ड का इजी थोड़ा लेवल कम है। 81 बायो के एमसीक्यूज हो गए। तो ये है। अब इसको यार बंदा पीडीएफ कैसे बनाया इसका पूरा, पहचान, बैच, सपोर्ट, मूवमेंट। अच्छा, बैचेस के नाम चेक करो अनस, है ना, मंजन चेक करो आप। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, अबे भाई। अरे यार, भाई आप कम बच्चों को पढ़ाओ, 10 को पढ़ाओ, लेकिन 10 को पूरा समझ में आए। तो बस बेटा यही बात है कि बस अच्छा हुआ तुमने ज्वाइन कर लिया। नहीं, बाकी मैंने बायो जब मैंने देखी ना, मैंने बोला 81 MCQ 64 निकालना मुश्किल बिल्कुल, हो मैं रहा था, जब यहाँ अनिस एटी सर वन ने, कैसे मेरा कर दिए। पहला दिन था ना, तो मुझे बोला गया था कि आपको सुबह से रात तक बैठना है, जो भी बच्चा आए किसी भी बैच का सवाल लेके बायो का आपको बता देना है। मैंने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस आया। उसके बाद डॉक्टर अकबर शमसी ने मुझे अपना बैच दिया कि सर थोड़ा सा आप पढ़ाएं मेरा बैच, बाकी मैं पढ़ाऊंगा 90%, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। पहला टॉपिक था डीएचए।